ये F/2 समझ नहीं आया, 2 कीलें थी, दोनों पे आधा आधा ट्रांसफर होगा। ये F लगाओगे तो इन दोनों पे तो F/2 ट्रांसफर होगा ना। आ गया आधा। नहीं सर वो ठीक है, पर मेरे को वो भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कील मुड़ेगी या फिर ये वो टूटेगा, मेरे को अभी ये नहीं समझ आ रहा। टूट जाएगी ना बीच में से, या मुड़ जाए, या ऐसा परमानेंट डैमेज हो जाएगा। हमने इस पे F लगाया, इस पे F लगाया, तो बीच में से ब्रेक हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। लो, खुश। एरिया समझ में नहीं आ रहा, कौन सा एरिया लेना है? एरिया ये वाला टेंजेंशियल एरिया। फोर्स के जो पैरेलल होगा वही एरिया लेंगे हम हमेशा। उस वाले फोर्स में भी के तो प्लेन जो में एरिया कौन सा है? ये। उसमें भी तो फोर्स सर जब का, अपन स्ट्रिंग रैप करके खींच रहे थे तो उसमें भी तो तो ऐसा ही था उसमें फोर्स पे टेंजेंट कौन सा था? फोर्स ऐसा था, टेंजेंट ये था ना। तो बेस एरिया तो अभी भी पैरेलल ही तो है। क्यों? टेंजेंट ये लगा ना, यहां से थोड़ी हमने इससे पास कराया फोर्स है। ये तो ट्विस्ट करा रहे हैं ना हम, एक जगह चिपका के ऐसे चिपका दिया और फिर इधर से घुमा रहे हैं। यहाँ 2 ही फोर्स लग रहे हैं जो। हाँ ये तो बस 2 पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना, और रिवेट पे सी हाँ F/2 F/2 हाँ है ना। अच्छा हाँ, ठीक है वो ऐसा आधा आधा ट्रांसफर हो गया दोनों। ठीक है। सर अगर ये इवन फोर्स होता तो क्या होता? इवन फोर्स होता क्या होता है? मतलब अगर एक जगह 2F होता, एक जगह F होता, तो घूम नहीं जाती पूरी चीजें, रोटेट नहीं कर जाती। किस पे? इस पे 2F और F होता। F की जगह 2F कर दो उस जगह। हाँ, तो इधर ये 2F और इधर F, हम्म, तो एक्सीलरेट करेगा, टेंशन निकालनी पड़ेगी इसकी, MA वगैरह फ्री बॉडी डायग्राम बना से। सर आपने इसमें क्या किया था, वो F/2 एरिया इज इक्वल टू सी स्ट्रेस कर दिया था आपने चीज। हाँ हाँ, तो वो साई का मल्टीप्लाई करनी हुआ, मतलब जो एंगल था। एंगल से तो हम पूछते ना ट्विस्ट कितना, ये क्वेश्चन में ये पूछा था फेल कब हो जाएगा, टूट कब जाएगा। हाँ हाँ इलास्टिसिटी थोड़ी दी थी हमें, इलास्टिसिटी दी होती तो एंगल निकलता हमारा। तो मैक्स स्ट्रेन, लेकिन हमें यही दिया था, इसी की मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू दी थी। ठीक। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो नॉर्मल, उसमें ब्रेकिंग स्ट्रेस थी कि कितने फोर्स लगाने पे टूट जाएगा, तो जब F/A की वैल्यू सिग्मा मैक्स हो जाएगी, ये टूट जाएगा। हाँ बस इसमें ये यूज हो रहा है। और अगर इसमें होता कब परमानेंट फेल्योर हो जाएगा, तो इसमें F/ये आता और ये इसका मैक्स आता। लेकिन ये कौन सा? शेयर वाला मैक्सिमम, एंगल सर वाला। इसी में जब अपन सर रॉड जब वर्टिकली टंगी हुई थी तो उसमें अपन फोर्स लगा रहे थे, तो वो रोटेट, आप किस रोटेट की बात कर रहे थे? क्योंकि बीच वाली एक्सिस तो रोटेट करेगी ही नहीं ना। ये लाइन घूम नहीं जाएगी यार, ये धक्का लगाओगे तो ट्विस्ट नहीं कर उसी जाएगी। जगह पे अपन उसी जगह पे तो घुमा रहे हैं, तो वो तो वही रहेगी ना। अरे यार क्या कर रहे हो यार, ये पॉइंट आगे नहीं खिसक जाएगा। पॉइंट किसके लाइन ऑफ एक्शन कैसे? अरे ये लाइन नहीं पूरी घूम जाएगी यार, इधर तो सेम ही रहेगी ना। अच्छा आप उसकी पीछे की बात कर रहे हैं? अरे ये सामने जो हमें दिख रहा है, सामने जो दिख रहा है, जो उसकी सरकमफ्रेंस पे जुड़ी है। अच्छा ठीक है, सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग, सेंटर लाइन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात कर रहे हो, उसका क्यों करेंगे? उसमें ट्विस्ट का क्या मतलब है? वही मुझे लग रहा था कि कैसे करा दिया। ट्विस्ट तो सरफेस में आएगा ना। अब वो समझ में नहीं आ रहा था ना, वो समझ में नहीं आ अरे रहा यार, कॉमन सेंस नाम की कोई confusion हो चीज जाता। होती है, नहीं होती है। लग नहीं रहा था सरफेस की लाइन। ट्विस्ट का मीनिंग क्या है? किसी भी चीज में ट्विस्ट मतलब क्या है? नहीं सही है, पॉइंट को खिसका देना। वो समझ में आ गया, लेकिन वो देख कर फिगर देख के नहीं लग रहा था हमें लगा कि आपने सेंटर वो घुमा, उसका सेंट्रल एक्सिस घुमा दी। सेंट्रल एक्सिस का क्या सेंस होता, कैसे घूम जाती? तो वही मैं सोच रहा था ना, नहीं होगा ना, तभी तो मैंने पूछा भी नहीं। हाँ, इसका मतलब वो सरफेस है, सरफेस पे पॉइंट है। हाँ, मैंने एक एग्जांपल ये भी तो बोला था कि ऐसे इसको पकड़ के जब घुमाओगे तो ट्विस्ट आएगा। वही तो था, जैसे रोप में ट्विस्ट आता है, ऐसे ऐसे घूम जाती है रोप, वैसे ही ट्विस्ट इसमें। ठीक है, ये ट्विस्ट एंगल है फाई। ठीक है, और अगर इसमें फोर्स बाय एरिया निकालना होता है, ये सब ऐसे करते। एरिया कौन सा लेते? कब सरफेस एरिया। चलो और कोई? तो ये पहला पार्ट कौन सा था? सेंस समझ में नहीं आ रहा क्या वो ड्रॉप आपने अभी बोला ना, उसी के प्लेन में लेते हैं, फोर्स के प्लेन में एरिया तो लेते हैं। फोर्स ऐसे लग रहा है ना, ऐसे ऐसे राउंड राउंड। हाँ लग रहा पूरे है। में तो इसके पैरेलल कौन सा एरिया है? इसके हर जगह पे पैरेलल जो कब सरफेस एरिया है ना।
क्योंकि हाँ। अकेला ये फोर्स, ये भी तो पूरा इससे चिपका हुआ है, ये भी तो फोर्स ट्रांसफर कर रहा होगा ऐसे उल्टी डायरेक्शन में। ओके। हमने इस पे ऐसे लगाया, इसने इस पे उल्टी डायरेक्शन में ट्रांसफर किया, तो इनडायरेक्टली ऐसे फोर्स लग रहा है ना। ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं। हाँ, इस जगह फील करने में आ गया। चलो तो पहला पार्ट था शेयर, हाँ, पहला पार्ट तो आ गया था। दूसरा बल्क। अब बता, बल्क शेयर में क्या? कोई दिक्कत? नो सर। बल्क में कोई दिक्कत? बल्क में तो बस यही है। सर वो वाटर वाला जो आपने करवाया था कि 1 किलोमीटर पे जाने पे 1% डेंसिटी का चेंज आया था, हाँ, उसमें आपने डायरेक्टली कैसे कहा? ये जो हमने डिफाइन किया है सर, ये डेल्टा ये पी। ऐसे नहीं, क्यों? वॉल्यूम और डेंसिटी का प्रोडक्ट मास है, मास तो बदल नहीं सकता डिफॉर्म करने पे, तो अगर अच्छा, वॉल्यूम ऐसे भी बदल सोच रहा है तो सकते पक्का डेंसिटी बदल रही है। मतलब वहां जाके उस पॉइंट पे ये आएगा ना। हाँ हाँ, ओके। सर ये चलो, हो एरिया गया? में बस नहीं सर, बस ये एरिया में एक चीज तो पूछनी थी, जैसे आपने वो क्वेश्चन करवाया था ना, जैसे वॉल से ब्लॉक लगा हुआ है, हाँ, तो एक बार बना लीजिए। तो सर इसमें जो एरिया है, मतलब ये जो हमारे सामने जो एरिया है, मतलब ये सामने वाला, मतलब ये इसमें फोर्स ऐसे घूम के नहीं लग रहा है, फोर्स सीधे सीधे लग रहा है। मतलब फोर्स तो इसके प्लेन में भी तो मतलब अरे आ ये रहा है। क्वेश्चन सेम ऐसे नहीं हो गया? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, जरा सोचो, इस पर फोर्स एफ लगाओ, ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है? हाँ हाँ हाँ, इसलिए वो वाला नहीं लिया ना आपने। है ना, ये भी ऐसे ट्विस्ट हो जाता, हाँ ये भी बिल्कुल वैसे ही तो हो रहा है। सर, Same है? इसलिए अपन ने वो, हाँ इसलिए अपन ने हाँ। वो वाला एरिया लिया है ना। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, हाँ। चलो हो गया दोनों। आ जाओ तीसरे पे। तीसरा आया था विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में तो सच मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। सर आपने इसका पहला क्वेश्चन कराया था, इंक्लाइन प्लेन पे वो एक डिस्क छोड़ दी थी, मतलब हाँ सर प्लेट थी वो छोड़ दी थी, हाँ, उसमें सर एक ड्रैग फोर्स आया था लिक्विड का, अगर एक उस पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया होता तो वो भी निकालना पड़ता। नहीं नहीं नहीं, मतलब ही नहीं है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का रोल ही नहीं हाँ, होता। तो लिक्विड में है ना पूरा। वो तो जो है लिक्विड में आ गया ना ईटा, सॉलिड वाला फ्रिक्शन ही नहीं लगा क्योंकि बीच में तो लिक्विड आ गया ना, ठीक है। सॉलिड से लेकिन- तो कांटेक्ट ही नहीं है ना। भाई ऐसा होता है कि आधे में लिक्विड, जैसे ऊपर कुछ आधे सरफेस पे ये आता, आधे सरफेस वो आता, तो हाँ, फिर तो अपन को जितने कुछ जितने parts एरिया करना पे ये आता, बाकी एरिया पे ये आता, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन n/2 आता, इस पे n/2 आता, इस पे μn/2 आता, और इस पे वही ईटा a/2 dv/dy, पड़ता। ठीक है। ये फ्रिक्शन आता। सर इसमें आपने एक क्वेश्चन कराया था, जैसे सिलेंडर के बीच में लिक्विड था और जो अंदर वाला सिलेंडर था अपन उसको रोटेट कर रहे थे, हाँ, तो आपने इसमें वो स्टोक्स लॉ क्यों नहीं लगाया? स्टोक्स लॉ तो स्फीयर के लिए था ना सिर्फ, और वो भी ट्रांसलेशन के लिए था, हाँ, तो अब थ्रस्ट वगैरह हर जगह थोड़ी लगा दोगे। वो तभी लगेगा ना जब स्फेयर की बॉडी होगी, वो हर बिल्कुल, जगह से वाटर से सराउंडेड हो। हाँ, ये तो ऐसे लगा था, और इसमें तो सीधे वो वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल गया था ना, इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर थी, कम होते 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 इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो dv/dy की वैल्यू मिल गई थी ओमेगा r/d। हाँ और सर इसकी जीरो क्यों होती? ये लिखा था फिक्स है। वो तो वो लिखा था ना, वो लिखा था ना तो जो मतलब लिक्विड की लेयर कंटेनर के कांटेक्ट में है तो वो रेस्ट पे होगी ना वो लेयर, लिक्विड चिपक जाता है ना, वाटर जो भी लिक्विड है, यहाँ इस सरफेस से चिपका है, यहाँ इससे चिपका है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमने टॉर्क निकाला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स आया था ईटा ए डेल v बाय डेल y, और एरिया कौन सा था? कर्व सरफेस एरिया, तो इससे हाँ। टॉर्क निकल आया था। ठीक है, ठीक। तो वाटर का इनर्शिया तो नहीं दिया आपने? वाटर का इनर्शिया यही तो आ गया, ये ड्रैग सब कुछ उसी में आ गया है जो आना था। चलो, अब हम कहाँ थे? तीसरा पार्ट था ये स्फीयर पे अगर बॉल गिर रही है। ठीक है, तो 3 तरह के क्वेश्चन समझ लो, जैसे ये था, और तीसरा वाला ये प्लेट गिर रही थी। ठीक है, इनमें लगभग सब कवर अप हो जाता है, इसी तरह के क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा। तो यहाँ रोटेशन था, थर्ड वाले का आंसर 6.25 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड आ रहा था। मैंने निकाला था कि बच्चों ने बोला था, सही बताया था सर ने। सर ने सही था। मीटर पर सेकंड था वो। तुमने वो रो सिग्मा बाय रो का मल्टीप्लाई नहीं किया होगा जो चेंज था। चलो होगा। अभी ये देखो, इसमें आया था ड्रैग कितना? 6 पाई ईटा आर वी, ये याद रखना है। इसका ड्रैग में एक्चुअली टॉर्क वाला ड्रैग है,
तो ईटा ए डेल वी बाय डेल वाई इंटू R1। यहाँ ड्रैग फोर्स वाला ड्रैग था, ईटा ए डेल वी बाय डेल वाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जो हमारा टॉर्क है, जो हमारा पीछे ड्रैग है, वो ट्रांसलेशन को भी रोक सकता है, रोटेशन को भी रोक सकता है, और स्फीयर एक स्पेशल केस है जहां हमें याद रखना पड़ेगा। क्लियर? तो इसका हमने निकाला, तो इसका आंसर कुछ भी टर्मिनल आ गया था 2/9 सिग्मा माइनस रो जी R स्क्वायर बाय ईटा। ये याद नहीं रखना है आपको, याद ये रखना, निकाल लेना जरूरत पड़े तो। चलो, विस्कोसिटी में कोई दिक्कत? एक छोटी सी पूछनी थी इसमें, जो ये जो आपने इंक्लाइन वाला क्वेश्चन लिया, एक और इसमें V by D का रोल आता है, D इसका थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर, ये D है। हाँ, D से मतलब एक फील नहीं आ रही कि थिकनेस से क्या फर्क पड़ेगा अगर लेयर, ऑयल लेयर कितनी मोटी है, ज्यादा ऑयल लेयर होगी तो ड्रैग कम आएगा। हाँ, उथले में ड्रैग ज्यादा आता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट अलग अलग होगा ना। जैसे अगर स्विमिंग पूल लें और एक नदी लें तो दोनों में सेम ड्रैग नहीं आएगा? अरे तो नदी मत लो, नदी में एक अलग चीज है, रिवर में खुद की रिवर के फ्लो की वेलोसिटी है। तुम दो पॉन्ड लो, एक पॉन्ड हल्का गहरा है, एक ज्यादा गहरा है। हाँ। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि रिवर उस पर ड्रैग कितना आएगा। जो कम गहरा होगा उस पर ड्रैग ज्यादा आता है। कैसे? क्योंकि रिवर मूव कर रही है तो धक्का लग रहा है उसका, वो और फोर्सेस आ जाएंगे ना। नहीं, मैं ये तो हमने ये मान के चला, नहीं मान रहे। हाँ तो बिल्कुल कम आएगा, सिंपल सी बात है। ए कितना है और ए कितना है, वाकई में काफी अंतर आ जाता है। ये बोट है और यहाँ ये बोट है। हाँ, इसीलिए बोट को ज्यादा पानी में चलाते हैं। ये बोट बहुत इजीली चल जाती है। हाँ, इसमें बहुत ताकत लगती है चलाने में। वो तो ट्विस्ट समझो ना कि यहाँ आया वेलोसिटी ग्रेडियंट जो बना ज्यादा, उतनी वेलोसिटी पे ही, यहाँ उतनी वेलोसिटी पे एंगल कम आएगा। काइंड ऑफ ट्विस्ट जो आ रहा है ना, यहाँ ट्विस्ट ज्यादा आ रहा है, यहाँ ट्विस्ट कम आ रहा है। हाँ, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन, यहाँ डिफॉर्मेशन मोर है लेयर्स में, तो ड्रैग मोर है। ठीक है। चलो, विस्कोसिटी आ गया समझ में? सर इसमें नॉर्मल रिएक्शन का रोल क्यों नहीं पड़ता? वो नहीं, अब नहीं पढ़ा, अब हम क्या करें यार? सर एक और था जब साइंटिफिकली है क्या पूरा? ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन का रूल कौन सा? म्यू नहीं है ना, यहाँ म्यू की जगह ईटा आया ना। उसमें ऐसा लग रहा था भारी चीजों पे का रोल आना चाहिए। अरे यार क्यों आना चाहिए यार? तुम्हारी प्लास्टिक की प्लेट, ये प्लेट है, ये वेलोसिटी v से जा रही है। हाँ। क्या फर्क पड़ता है ये प्लेट काय की है? ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है। या तो मे बी ऐसे लग रहा है एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा उस वजह से, क्योंकि तुमने कॉमन सेंस से कभी सोचा ही नहीं, इसलिए लग रहा है। प्रैक्टिकली सोचो ना, क्यों आएगा किसी और का रोल? क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी चीज? वाटर को थोड़ी पता कि ऊपर क्या है। वाटर तो अपनी लेयर में देखेगा ना, मेरी लेयर में रिलेटिव मूवमेंट कितना हुआ। जी सर। वो तो सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि बॉन्ड बन जाते हैं, चिपक जाता है। हाँ, वो अपथ्रस्ट सॉलिड में क्या होता है, जितना जोर से प्रेस करते हैं उतने ज्यादा इंटरलॉकिंग फोर्स बनते हैं। तो लिक्विड में तो इंटरलॉकिंग है ही नहीं ना, वो तो डिफॉर्म हो जाएगा। आप जोर से दबाओगे लिक्विड फैल जाएगा। हाँ, सॉलिड के पास फैलने का ऑप्शन नहीं है, आप जोर से दबाओगे और जोर से बॉन्ड बन जाएंगे। झिल के सर। ठीक है, इंटरलॉकिंग, इससे अंतर समझो। सर पर फ्लोटिंग करने वाला जिस मटेरियल का बना है उससे इंटरलॉकिंग पे फर्क तो आएगा ना, लिक्विड की लेयर्स। वाटर में इंटरलॉकिंग की मीनिंग ही नहीं है ना। नहीं मतलब विस्कस फोर्स पे इफेक्ट वो तो आएगा हाइड्रोजन नहीं, वो फिर इस पे डिपेंड करेगा ना, वो तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है। इंटरलॉकिंग कैसे हो जाएगी यार? लिक्विड में लॉक कैसे बन जाएंगे? ये अजीब नहीं लग रहा है? लिक्विड रफ होता है क्या? फिर तो लिक्विड रफ है और स्मूथ है। सेंसलेस था। इंटरलॉकिंग का कोई मीनिंग नहीं है, विस्कोसिटी इंटरलॉकिंग नहीं है। इंटरलॉकिंग तब होती है जो रफ होने की वजह से ये ऐसे चिपक जाते हैं, ये इंटरलॉकिंग है। और अब आप इसको धक्का लगाओगे तो ये लॉक तोड़ने पड़ेंगे, और अगर ऊपर से पुश करोगे तो ये लॉक स्ट्रांग हो जाएंगे। यही तो है सादे वाले फ्रिक्शन की वजह, नहीं पड़ी 11th में? तो लिक्विड में तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना। सोचो, लिक्विड डिफॉर्म हो जाते हैं, लेयर सीधा है, और अगर आप ज्यादा जोर से लगाओगे लेयर डिफॉर्म हो जाएगी, इधर उधर भाग जाएगा लिक्विड। तो इसका तो रोल आना ही नहीं चाहिए था ना। वो तो सिंपली कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस है वो तो, और हम मान रहे हैं कि सरफेस पानी से चिपक गई है। ठीक है जी चलो,
अगला पार्ट क्या था? तो विस्कोसिटी में कोई दिक्कत तो नहीं? चलो सर क्वेश्चन जो ये जो होगी विस्कोसिटी फोर्स वो हमेशा वही आएगी ना, टेंजेंशियल टू सरफेस। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन करो। हाँ, एक डिस्क है, देखते हैं कैसे करते हो। ये डिस्क ऐसे घूम रही है, नीचे लिक्विड है पूरे में। ये शायद रिपीटेड आपने पिछली बार ये दिया मैंने था। करा दिया क्या? बता दिया। हाँ, एक बार कराया हाँ। था, पहले हाँ, बताया था। टेस्ट में हाँ, एक मिनट, विस्कोसिटी बताया है मैंने तुम लोगों को? हाँ, नहीं वैसे नहीं, वो सिर्फ आपने friction केवी बैक के लिए आगे बताया था। विस्कोसिटी बताया था, विस्कोसिटी बताया था मैंने। थोड़ा सा बताया, तो ज्यादा नहीं। थोड़ा सा बता। चलो थोड़ा ठीक सा। है, एनीवे फर्क नहीं पड़ता उससे ज्यादा। इसको मैंने ओमेगा नॉट दे दिया। लिक्विड की लेयर की थिकनेस है डी, इसका ओमेगा नॉट है। ये डिस्क है, मास एम की, रेडियस आर की। तो टाइम व्हेन ओमेगा नॉट बिकम्स ओमेगा नॉट बाय 2, ये निकालना था कि कब ओमेगा नॉट बाय 2 हो जाएगा। तो सिंपली तुम्हें टॉर्क चाहिए इसके लिए, कैसे निकालेंगे टॉर्क? इंटीग्रेशन से स्क्रीनशॉट ले लो, करके ग्रुप पे शेयर करना या मुझे पर्सनली भेजना। फ्रिक्शन जैसे होता है, टेबल फ्रिक्शन लगता है। हाँ, विस्कोसिटी है वो, तुम्हें सोचना है। वो तो सॉलिड फ्रिक्शन, देखो सॉलिड का आंसर कुछ और आएगा। चलो तुम सॉलिड का भी निकाल दो, तुमने कहा है तो। ये पे तो सॉलिड का 1/3 म्यू दिया है, तो ट्रायंगल बन के कर लेंगे इसमें तो। हाँ हाँ मान, ठीक है। तो इस दोनों में ये आंसर निकाल दो, ठीक है। और बेहतर है ओमेगा का ग्राफ टाइम के साथ दोनों में बना देना, ठीक है। एक बार ये सॉलिड है, एक बार ये लिक्विड है। तो स्क्रीनशॉट पे डाल देना क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला था अपना सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या थी अपनी? मेम्ब्रेन। और कब बन रही है? व्हेन लिक्विड एयर इंटरफेस बनता है। बस इतना अपन ने याद कर लिया। जिनको ये वजह समझनी है वो एक्सियरमा से संपर्क करें, अदरवाइज इतना याद कर लो, काम हमेशा चल जाएगा। तो मेम्ब्रेन बनती है जब लिक्विड और एयर का इंटरफेस होता है, ठीक है। यही वजह है कि जो टोटी में से पानी गिरता है, देखा है? ये टैप है वाटर और ये पानी की ये बूंद होती है, ऐसा शेप बना लेती है। हाँ। तो इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? जो बाहर जो मेम्ब्रेन है। फ्री बॉडी डायग्राम समझ में? इस पे जो टेंशन टी आ रहा होगा, ये टी इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा, थीटा समझ में आए, इज इक्वल टू इसका वेट mg। क्लियर? तो इस वजह से ये गिरता नहीं है, लेकिन धीमे धीमे पानी इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। अब ये तो रफली कांस्टेंट ही हो गया रफली, लेकिन ये mg बढ़ रहा है, तो कभी ना कभी ये ड्रॉप नीचे गिर जाएगी। तो टप टप करके पानी गिरता है, तो यही है, ठीक है। लिक्विड पे सरफेस टेंशन लगाता है। हाँ, यही वजह है कि फोम को अगर पानी से डुबो दो, फोम, तो भी पानी नीचे गिरता नहीं और इसमें भरा रहता है। हाँ। समझ में आया क्यों? क्योंकि यहाँ जो छोटे पोर्स छोटे छोटे होते हैं, तो अंदर शेप, इसको अगर जूम करें पोर पे जो पानी की ड्रॉप है, तो जूम करने पे कुछ ऐसी दिखेगी, ड्रॉप दिखेगी, और इस पे ये टी लगेगा, टी लगेगा। ये टी का वर्टिकल कंपोनेंट उस ड्रॉप के mg को रोक लेता है। क्लियर? तो पहले तो ये सरफेस टेंशन हुआ, मीनिंग इसकी कोई दिक्कत तो नहीं? सर एक सरफेस टेंशन की मैक्सिमम लिमिट तो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगी ना? सरफेस टेंशन, हाँ, सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी, लिक्विड प्रॉपर्टी है, और दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? कोई बता सकता है? घट जाएगी। कैसे जस्टिफाई कर रहे हो घटेगी? कोई एग्जांपल? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, तो उनमें जो कोहेसिव फोर्सेस होंगे वो कम हो जाएंगे। कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाएंगे। या हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, दूध, दूध की ड्रॉप जमीन पे गिराओ, कांच पे गिराओ, जब ठंडा होता है तो ड्रॉप ऐसी बनती है और गर्म होता है तो ड्रॉप ऐसी बनती है, फैल जाता है। हाँ सर। ये समझ गए? तो
हॉट होने पे मॉलिक्यूल फैल गए मतलब उनके कोहेसिव की प्रॉपर्टी कम हो गई। तो यहाँ सरफेस टेंशन, यहाँ T1 और T2। यही वजह है कि जो गरम खाना है ना फील्स टेस्टी। हाँ वो जीभ पे स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि जीभ पे अगर गरम रखोगे तो स्प्रेड हो जाएगा। हाँ, टेस्टी का मतलब ये है कि मिर्ची अगर खाओगे तो ज्यादा मिर्ची लगेगी अगर गरम होगा तो। हाँ होता है। समझ गया ना? क्योंकि हाँ, वो तो लगता है। टेस्ट बड्स जो हमारी हैं ठंडा ऐसे ड्रॉप बना रहा है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, गरम वाले का एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है। आ गया समझ में? जी सर। अब अपन आ गए इस पे। सर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन कांस्टेंट ही रहेगा, तो मतलब उससे रेज होगी ना कोई? ओके, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ठीक है, बस ये है पहला पॉइंट। कोई दिक्कत तो नहीं? जिसकी कोहेसिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी। और इसीलिए हम अगर कंपेयर करना चाहें तो जैसे हमने ये मिल्क लिया, वाटर लिया, केरोसिन लिया, और यहां पे अगर मैं इसके साथ लूं मरकरी, तो मेरे ख्याल से दिख रहा है कि सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन मरकरी का है, फिर मिल्क का है, फिर वाटर का है, फिर केरोसिन का है। क्लियर? तो जितना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना ज्यादा कोहेसिव होगा, उतना ज्यादा ड्रॉप बनाने की टेंडेंसी होगी। क्लियर? तो यहां दो टर्म, एक सरफेस टेंशन है और दूसरा एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन कोहेसिव एज वेल एज एडहेसिव फोर्सेस। क्लियर? तो अगर एडहेसिव ज्यादा है कोहेसिव के मुकाबले तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, ये है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज है। क्लियर? हाँ। आया समझ में? क्योंकि एडहेसिव ज्यादा है तो ये ऐसा बनेगा, यहां पे ये कोहेसिव ज्यादा है तो ऐसा बनेगा। ये गायब कैसे हो गया? ये गायब कैसे हो गया अपने आप? पता नहीं, कुछ बग आ गई होगी, वो अपने आप ही गायब हो गया। पता नहीं, चलो तो वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। हाँ, आ गया समझ में? कोहेसिव एडहेसिव का मीनिंग तो इस, और कोहेसिव एडहेसिव इसलिए मैटर करते हैं कि ये कांटेक्ट करने पे सरफेस बनेगी कैसे, ऐसी की ऐसे। मतलब जो टेंशन वाला फोर्स है वो पुलिंग फोर्स है कि पुशिंग फोर्स है? तो इस पे ये पुल कर रहा है, इस पे ये पुश कर रहा है। और दूसरा प्रेशर में भी अंतर आएगा। अगर इसका प्रेशर P0 है तो इसका P0 से कम है, इसका P0 है तो इसका P0 से ज्यादा है। कॉनकेव सरफेस साइड, ठीक है? हाँ। और एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्चुअली ये होता है। क्लियर? हाँ। मतलब नीचे एक सरफेस लो और एक टेंजेंट पे लो, दोनों के बीच का एंगल। नीचे एक सरफेस लो, एक इस पे लो, दोनों के बीच का एंगल। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये इनकी प्रॉपर्टी है। वाटर ग्लास अगर लिखा है तो हमेशा 0 ले लेना एंगल ऑफ कांटेक्ट। मरकरी का बाकी का गिवन होगा। सर एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 0 है तो मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ना फ्लूइड की? एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है, 90 पे बनेगी। एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है तो ये टच करते हुए जाएगा ना। अच्छा, हाँ हाँ, ओके। अब क्या होगा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस और रेडियस ऑफ ट्यूब सेम हो जाएगी और ये वाकई में हेमिस्फीयर बन जाएगा। ठीक है? लेकिन एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर ऑब्ट्यूज है तो ये ऐसा फिगर बनेगा। तो रेडियस ऑफ ट्यूब ये है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस ये है, दे आर डिफरेंट। और शायद समझ गए होंगे कैपिटल आर कॉस थीटा की वैल्यू स्मॉल आर है जी, और ऑब्ट्यूज है तो मेनिस्कस नीचे की तरफ है। क्लियर? चलो यहां पे कोई दिक्कत? तो इसमें H नेगेटिव आने का क्या सेंस है दूसरे वाले केस में? अरे नीचे पुल कर रहा है तो नीचे आ जाएगा ना, ऐसे बनेगा ना।
अगर हाइट लिक्विड तो ऐसा अपन ने नहीं। कोई बात ठीक नहीं, है। चलो। अब अगला पॉइंट है प्रेशर डिफरेंस एट सर लेकिन कॉन्केव इसमें साइड। एक चीज पूछनी थी कि वो लिक्विड वाले में अपन ने डबल क्यों किया था? बता रहा हूँ। कॉन्केव मेम्ब्रेन पे प्रेशर डिफरेंस अगर निकालना है तो ये पक्का समझ में आ गया था कि मेम्ब्रेन पे प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे निकाला। हाँ। फ्री बॉडी डायग्राम बना के, इस हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, ऐसे बनता, इस पे चारों तरफ टी ऐसे लगता, क्लियर। तो टी इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा ये बनता। आर कौन सा, ये वाला, ये निकाला था हमने। और ये किसके बराबर है, प्रेशर डेल्टा पी इंटू πr स्क्वायर के बराबर, क्लियर। तो डेल्टा पी की वैल्यू 2t बाय r बाय cos थीटा, और r बाय cos थीटा ही रेडियस ऑफ मेनिस्कस है। तो सीधे हमने एक रिजल्ट ये डिराइव किया कि 2t बाय r प्रेशर डिफरेंस दोनों जगह आया होगा, ठीक है। फोर्स कहाँ से कहाँ लग रहा है? कहाँ से कहाँ लग रहा है मतलब ये प्रेशर चेंज का पूरे सरफेस। वो तो प्रेस, अरे इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, तो प्रेशर डिफरेंस धक्का दे रहा है ना इसको। प्रेशर इनटू एरिया, ये फोर्स है ना। ओके ओके। ये ठीक है। तो अगर हम ये प्रेशर समझते हैं तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। ये प्रेशर वाला कि प्रेशर डिफरेंस जो आया वो आया 2t बाय r अक्रॉस मेम्ब्रेन, और r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या मेनिस्कस। तो अब हम कैपिलरी राइज सीधे समझ सकते हैं कि अगर ये ऐसा हो गया तो ये P0 है, तो इसका प्रेशर P0 माइनस 2t बाय r हो गया। तो जितना प्रेशर गिरा उतनी हाइट बढ़ गई होगी ये, क्योंकि यहां लो प्रेशर जोन हुआ तो इसने ऊपर उठा लिया। सोचो इस पॉइंट पे लो प्रेशर आ गया तो इसने लिक्विड को ऊपर उठा लिया, और h रो g को 2t बाय r लिख सकता हूं। तो h की वैल्यू 2t बाय r रो g बनेगा, और कैपिटल R cos थीटा ही स्मॉल r है। कैपिटल R तो ये है ना। हम वाटर वाले केस लेते हुए नहीं चल रहे इसमें? नहीं तो अपने आप थीटा अपन वो ले लेंगे। ओके, ये आ गया आंसर। वो मैं कह रहा हूं कि वही आंसर हम प्रेशर डिफरेंस से सोच सकते हैं। अब उस बच्चे का आंसर जो वो कह रहा था नीचे क्यों जाएगा। अब अगर ये ऐसा हो गया तो ये प्रेशर P0 है, तो इसका प्रेशर तो बढ़ गया ना, P0 प्लस 2t बाय r। और अगर ये बढ़ गया तो इसके हॉरिजॉन्टल लेवल पे डेप्थ आ जाएगी कुछ। आया समझ में? क्योंकि अब इसका प्रेशर जरूरत से ज्यादा है, मतलब हम h गहराई में पहुंच गए। तो अब यही 2t बाय r h रो g का काम करेगा। तो या फोर्स से सोच लो, हम नीचे पुल कर रहे हैं तो दबेगा, यहां फोर्स से सोच लो ऊपर पुल कर रहे हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन था वो, जब भी सो फिल्म होगी, सो फिल्म के बोथ साइड एयर होती है, दैट्स व्हाई देयर आर 2 मेम्ब्रेन्स। इसीलिए हमेशा हम 2t लेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन हमने ये किया था, ये सो फिल्म थी और इसका इस पे फोर्स एक mg लग रहा था, तो इस पे ऊपर से ये t इंटू एल लगेगा। ये समझ में आया, t इंटू एल 2 बार, दोनों तरफ एयर, दोनों साइड, क्लियर। लेकिन जब हम ये कैपिलरी एक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें एयर एक ही साइड है, सिर्फ टॉप पे, इसीलिए 2t नहीं ले रहे हैं, एक ही t ले रहे हैं, क्लियर। लेकिन अगर हम सो फिल्म की बात करें, ये सो एयर एयर, तो यहां प्रेशर अगर P0 है तो अंदर प्रेशर P0 प्लस 4t बाय r, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि दोनों तरफ एयर है।
इसी में अगर ड्रॉप ली होती हमने तो सिर्फ एक ही तरफ एयर है, एक ही आता। तो यहाँ पी नॉट प्लस 2T/r। ठीक, आया समझ में? यस सर सर आपने एक क्लास में क्वेश्चन लिया था सोप बबल वाला, उसका डायमीटर 8 mm दिया था। हाँ सर उसमें आपने 40/r क्यों लिखा? 2T/r होना चाहिए ना। अरे सोप बबल क्या होता है, यही तो बात कर रहा हूँ। सोप बबल, अच्छा अच्छा ठीक। सोप बबल में तो 2 मेम्ब्रेन आएंगी, दोनों तरफ एयर है। हाँ हाँ ठीक। सर इसमें पी नॉट प्लस 2T/r वहां आएगा ना, ये जो बीच में आपने गैप छोड़ा हुआ है दोनों लेयर के। हाँ, यहाँ पी नॉट प्लस 2T/r आएगा बीच में, इस जगह। ठीक है, तो 2T/r इधर बढ़ा, 2T/r इधर बढ़ा, टोटल 4T/r हो गया। ठीक जी जी। चलो यहाँ तक ठीक है। तो इसमें एक तो प्रेशर के कैलकुलेशन, 2 कैलकुलेशन मेन आते हैं, दरअसल 3। 1 मिनट पॉज हो गया। तो पहला प्रेशर कैलकुलेशन, तो प्रेशर कैलकुलेशन ड्रॉप या बबल, तो यहाँ डेल्टा P 2T/r, यहाँ 4T/r। या फिर एयर बबल आ सकता है, जैसा मैंने क्वेश्चन वो लिया था क्लास में। हाँ। यहाँ P नॉट है, तो यहाँ पे कितना है, P नॉट प्लस H रो जी प्लस 2T/r। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम कुछ भी बना सकते थे। जैसे सोचो, ये पिस्टन है, ये यहाँ पे सोप बबल, एयर है पूरे, अंदर भी एयर है। ठीक है, अब मैं इसको दबा रहा हूं, और दबा के हमने इस तरह दबाते गए कि इसकी रेडियस जो r थी वो रेडियस हो गई r/2। ठीक है, अब पूछा होता कि हमने कितना दबाया है, तो सिंपली अगर ये लेंथ l होती, ये लेंथ हमने x कर दी, तो इसका प्रेशर P नॉट इंटू L/x हो गया। क्या है समझे? P1 V1 P2 V2। यस सर। ठीक है, लेकिन हम इस सर, ड्रॉप आइसोफर के तो लिए दिया भी होगा बात, हाँ, ड्रॉप के अंदर प्रेशर कितना है, P नॉट प्लस 4T/r, पहले P नॉट मान लिया। वॉल्यूम कितना है, 4/3πr³। अब ड्रॉप के अंदर प्रेशर कितना है, P नॉट प्लस 8T/r, क्योंकि रेडियस आधी हो गई। प्रेशर वॉल्यूम कितना है, 4/3r/2 का, और P1 V1 P2 V2 बराबर कर, ड्रॉप के लिए भी, मतलब ये सोप बबल के लिए भी, क्योंकि सोप बबल के अंदर की एयर को भी हम आइसोथर्मल कंप्रेशन मान ले रहे हैं। ठीक जी, कॉमन सेंस है। ऐसे एक साइड वाटर है ना, तो नहीं, एयर कहाँ लिखा वाटर? ओके, बबल है वो तो एयर का। वाटर होता तो हम दबा पाते, वाटर तो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है ना। चलो, पहली चीज हो गई प्रेशर के कैलकुलेशन। बस इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि कॉनकेव सरफेस के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस होगा, और 2T/r क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में ऐसी ड्रॉप बनी है, ये ड्रॉप कहा, ठीक है, और ये एंगल थीटा दे रखा है, ये समझ लो कि कांच की ट्यूब है, ये कांच की ट्यूब है, और इस पे ये पानी की ड्रॉप ऐसी है, ये पूरे में पानी भरा है, और ये नीचे मेम्ब्रेन है। अब पूछा होता इसकी रेडियस r गिवन है, तो कितना प्रेशर आएगा? तो हम क्या करेंगे, सर्कल कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे प्रेशर P नॉट, तो यहाँ पे प्रेशर P नॉट प्लस 2T/R, और कैपिटल R क्या है, r/cos थीटा। ये समझ आया, r/cos थीटा? सर्कल कंप्लीट करके देखो, r/cos थीटा की साइन थीटा है? साइन थीटा है, साइन थीटा ही वाला, साइन थीटा। ठीक है सर, मुझे ये डाउट था कि अगर हमारा ड्रॉप एयर की है और बाहर वाटर मीडियम है, वाटर है, या फिर ड्रॉप वाटर की है और बाहर एयर है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? सरफेस टेंशन तो T लेंगे, क्योंकि आखिरकार लेयर तो वाटर ही बना रही है ना।
मतलब हमें बस इंटरफेस से मतलब है कि किन दोनों बीच हाँ, किन दो का इंटरफेस बनाएगा तो लिक्विड ही, सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है, एयर की नहीं। ओके, तो उससे हमारे एफबीडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? वो तो डिपेंड करता है तुम एफबीडी किसका बना रहे हो। ओके, जनरली बबल का ही बनाएंगे जी। इसीलिए हम प्रेशर से कैलकुलेशन करते हैं, प्रेशर से कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है। हाँ, इसमें ये पूछ सकते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि अगर ये ड्रॉप नहीं गिर रही है तो ये हाइट कितनी होगी, तो ये हाइट हम निकाल सकते थे, यही एच रो जी के बराबर कर दो। ये समझ में आया? प्रेशर दो जगह से निकाल के बराबर कर दिया इस पॉइंट का। यहाँ पी नॉट, चलो दिखाता हूं, ये शायद तुम घर पे भी कर सकते हो। अगर बहुत पतली स्ट्रॉ हो, स्ट्रॉ में पानी भरना, ये पानी ऐसे कुछ आ जाता है। अगर गौर से देखोगे ना तो एक स्ट्रॉ में जब पानी भरोगे, ये स्ट्रॉ है, ठीक है। अब हम इसमें पानी भरने वाले हैं, और क्या होता है लास्ट में जब पानी कुछ बचा हुआ होता है तो भी ये नीचे गिरता नहीं है। हाँ, एक बूंद रहता है, थोड़ा सा बच जाता है, ऐसा बन जाता है। अब ये पूछा होता उसका फ्री बॉडी डायग्राम पूछा होता कितना है, ठीक है। कुछ नहीं दिया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हम 0 मान सकते हैं। तो अब हम इस ड्रॉप का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो इस ड्रॉप का फ्री बॉडी डायग्राम ये है, हाइट एच है, बाहर प्रेशर पी नॉट, अंदर प्रेशर पी नॉट, क्लियर। तो अगर हम प्रेशर से करना चाहें तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना है? P naught minus 2T। और इसका P naught plus 2 P naught plus H। और ये जो प्रेशर डिफरेंस है डिफरेंस वही है, और ये 4T/R का प्रेशर डिफरेंस आया। ये समझ में आया इन दोनों का डिफरेंस? 40/R इंटू एरिया, नहीं एच रो जी लिख रहे हैं ना। अच्छा, माइनस 2T/R, क्लियर। इन दोनों का डिफरेंस एच रो जी है, तो 4T/R इज इक्वल टू एच रो जी। तो 4T/R रो जी ये H है। दरअसल ये कैपिलरी राइज जैसा ही है। हाँ, बस कैपिलरी राइज का आंसर आया था 2T cos थीटा अपॉन R रो जी। हाँ, आया था, उसका भी कैपिटल R ही था। वो cos थीटा क्यों आया था? जब R को R cos थीटा लिखा था। तो कैपिलरी राइज में क्या हो रहा था, एक ही लेयर आ रही थी, सोचो। और यहां पे क्या हो रहा है, दो सरफेसेस बन गई, इसीलिए हाइट डबल आ गई। सोचो, कैपिलरी राइज में यहां प्रेशर और यहां प्रेशर हम बराबर करेंगे। इसका प्रेशर पी नॉट है, इसका प्रेशर पी नॉट माइनस 2T बाय रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, तो यहाँ 2T/R एच रो जी है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक हमने सरफेस नीचे भी बना दी, ये 2 बार आ गया, इसीलिए डबल आ गई हाइट। तो अगर प्रैक्टिकली लास्ट में जो ये बच जाता है वो वजह हम निकाल सकते हैं, वो हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया प्रेशर का कैलकुलेशन। दूसरा पार्ट था हमारा फोर्स की कैलकुलेशन। फोर्स कैलकुलेशन मतलब इक्विलिब्रियम ही है, और इक्विलिब्रियम में ही हम पहले कैपिलरी राइज की बात कर चुके हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, ये ठीक है। और इसी में हमने दूसरा डिस्कशन, चलो ये भी कर लिया इनडायरेक्टली। तीसरा इसी में डिस्कशन की नल की टोटी है और टोटी में से पानी गिर रहा है, ऐसा कुछ है, कुछ भी शेप मान सकते हैं, वो शेप क्वेश्चन में गिवन है। जैसे ये ऐसा होता तो अब पूछा होता कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, ये मेम्ब्रेन है, तो यहां कंडीशन क्या है, या तो आप ऐसे देखो T T T T, ये 2 T नहीं है, T इंटू 2πr का ट्वाइस। दरअसल बहुत सारे T हैं जो सर्कल में घूम रहे हैं, इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H G। ये समझ में आया? हाँ, प्रेशर इनटू एरिया। ये mg लिखा है, फोर्स इक्वल टू mg लिखा है रे, तो कैपिटल R में आ जाएगा ना cos थीटा। हाँ ठीक है, वो चलो स्मॉल r लिखना है मुझे, cos थीटा पूरा ही लिख लेता हूँ। नहीं दिया है तो cos थीटा अपन 0 मान लेंगे।
आप कुछ करेंगे थीटा 0 सर थीटा 0 होने पे वो अजीब अलग नहीं बनेगा? अजीब यार से नहीं थीटा 0 होने पे ये ऐसा बन जाएगा ना। हाँ वो थोड़ा चुपका। अरे ऐसे नहीं बन जाएगा अच्छा, सीधे अच्छा, वर्टिकल। ओके ओके हाँ और ये स्फीयर भी यही बन जाएगा। हाँ तो कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो जाएंगे ना। बराबर हो जाएंगे हाँ। तो थीटा गिवन हो तो ठीक है, नहीं तो 0 मान लेना। कभी कभी वो देते नहीं है थीटा। ये समझ में आया? पहले का है 2t, सॉरी पहले में ट्वाइस नहीं होगा, t इंटू 2 पाई आर cos थीटा। दूसरे में ये इसका आंसर। हाँ आया समझ में? हाँ सर। ये पक्का कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये 2t लेना है? ये 2t नहीं है, t बहुत सारे हैं ऐसे। यहाँ ये 2t दो मेम्ब्रेन की वजह से, एक ऊपर एक 3D में नीचे। है सर पूरा। है ना? हाँ बिल्कुल 3D। सर एक ये जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है, इसमें राइट साइड का जो डायमेंशन है फोर्स वाला है और लेफ्ट साइड में टेंशन इनटू लेंथ आ गया। टेंशन सरफेस टेंशन है, फोर्स पहले, ये खुद फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है ना। अरे हाँ वो कंफ्यूज जी सर जी। और लास्ट वाले में जैसे ये t इधर है, t इधर है, क्वेश्चन में थीटा गिवन होगा, ये स्मॉल r है, तो t का cos थीटा इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू mg। क्लियर? अब mg निकालने के लिए कुछ दिया होगा, जैसे इसमें दिया होता r इज वेरी वेरी मच लेस देन कैपिटल R, तो mg हम सीधे 4/3 पाई r क्यूब रो जी लिख देते। ये समझ आया? नहीं आया? हाँ निगलेक्ट कर दिया वो ऊपर नेग्लेक्ट वाला कर दिया उसको, पूरा छोटा सा। स्फीयर मान लिया हमने पूरा। हाँ अदरवाइज जो भी वॉल्यूम है वो लिखेंगे। तो ये आया जहां फोर्स के कैलकुलेशन थे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसी में जैसे मैं क्वेश्चन बदल सकता हूं, तो ये रटने की जरूरत नहीं कि हमने कैपिलरी राइज करवा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 2 प्लेट ऐसी रख ली और अब हमने ये लिक्विड भर दिया इस पे। है ना? तो अब भी लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। ये समझ पा रहे हो कैसे? ये ऐसे चढ़ जाएगा। हमने तो आंसर निकाला है ट्यूब का। अब यहां क्या हो गया है कि यहां सामने से ये प्लेट ऐसी दिखेगी, ऐसे बढ़ेगा, लेकिन अब आंसर आएगा डिफरेंट। प्रेशर डिफरेंस से कर लेंगे। तो एक डॉट्स बना लेंगे छोटे तो हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। अभी भी ये टी और टी ऐसे लगेंगे, बिल्कुल अभी भी थीटा, अभी भी थीटा, ये mg, बस t cos थीटा इनटू बोलो 12 और mg आएगा इसका वेट, हाँ और mg आएगा h l d। समझ में आया? हाँ हाँ तो अगर कुछ और शेप हो तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकाल देना। यस सर। ठीक। लास्ट आया। 12 क्यों? अरे दोनों तरफ से टेंशन लगेगी ना। पहले में 2 पाई आर लिया था, पाई आर दोनों तरफ का, पेरीमीटर टोटल तो 2l है ना पेरीमीटर। नहीं लेकिन जैसे ये टेस्ट ट्यूब वाला जो आपने बताया उसमें भी फिर अपन 4 पाई आर लेते। अरे क्यों लेते, पेरीमीटर ये L के पूरा अबाउट लिया ना, टेंशन निकाला है। t इंटू पेरीमीटर। अच्छा 2 पाई आर, ओके। यहाँ पेरीमीटर ही 2l है ना। हाँ हाँ चलो आ गया समझ में? चलो अब अपन आ गए लास्ट, तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, जो मैंने बताया नहीं, क्लास में नहीं बताया था, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। और एनर्जी सिंपली क्या है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया इज कॉल्ड एनर्जी। ये एनर्जी होती है मेम्ब्रेन की। लॉजिक बहुत ही आसान सा है, ये सोप फिल्म है। अब इस पे अगर आपने फोर्स लगाया F, ठीक है, तो ये रोक रहा है कुछ T इंटू एल करके, 2TL रोक रहा है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट dx करेगा तो जितना F का वर्क डन है उतना का पूरा स्टोर्स इन
मेम्ब्रेन कि आखिरकार हमने काम हाँ, सर, किया, आ गया। वो काम कहाँ चला गया, इसको स्ट्रेच करने में। तो F इंटू डी एक्स करते तो 2t इंटू एल डी एक्स आता, और इसी को t इंटू 2l dx लिख लूं। 2l dx को ट्वाइस ऑफ d एरिया लिख लूं, हाँ, वो दोनों फिल होंगे करेंगे। क्योंकि एक दो एरिया बन रहे हैं, एक हमारी तरफ एक पीछे की तरफ। तो dw ये है तो w इसका इंटीग्रेशन मान लें। यस सर। कि अगर हम 0 से स्ट्रेच करके बना रहे होते तो हमने जो वर्क किया होता वो टेंशन इनटू एरिया किया होता। ये टेंशन इनटू एरिया, 2 एरिया नहीं, यहां ये 2 एरिया क्यों है, ए की वैल्यू ही 2a है, एरिया की वैल्यू ही 2a है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ मेम्ब्रेन है, एक इस तरफ एक पीछे तरफ। तो ए क्या है, एरिया ऑफ मेम्ब्रेन। बस ये एक दूसरी चीज है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एरिया ऑफ मेम्ब्रेन एक्सपोज्ड टू एयर। हाँ, एरिया ऑफ मेम्ब्रेन, वही मेम्ब्रेन कहाँ बनेगी, जहां एयर का इंटरफेस होगा। यहाँ 2a है, ये आपने क्या कहा था? अरे एरिया की वैल्यू ही 2a, फॉर्मूला t इंटू 2a नहीं आया है, फॉर्मूला t इंटू a है, a की वैल्यू 2a है वो यहाँ पे। हम लिखेंगे टेंशन इंटू एरिया। अभी समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे अगर यही होता है ना, एक ये ड्रॉप बबल, ठीक है, तो अब हमें एनर्जी लिखनी होती, तो इसकी एनर्जी है सरफेस टेंशन एल बी का ट्वाइस। कोई दिक्कत तो नहीं सर। इसकी एनर्जी T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी एनर्जी T इंटू 8 पाई आर स्क्वायर। कुछ समझ में आया? यस सर। क्योंकि यहाँ एक मेम्ब्रेन बनी, यहाँ 2 मेम्ब्रेन है तो ट्वाइस आ गया, यहाँ एक ही मेम्ब्रेन है ट्वाइस नहीं आया, यहाँ 2 मेम्ब्रेन है ट्वाइस आ गया। ये सरफेस एनर्जी होती है मेम्ब्रेन की। पहले वाले केस में एरिया जो हमें दिख नहीं रहा वो पीछे साइड वाला, उसको भी काउंट करें? बिल्कुल, क्योंकि एयर तो दोनों तरफ है ना। हाँ, मैं बस वही पूछा था। फोर्स में जो काउंट करोगे वही एनर्जी में काउंट करना पड़ेगा। सेकंड वाला बता देना एक बार। अरे ड्रॉप में एक ही तो मेम्ब्रेन है ऊपर, अंदर एयर थोड़ी ना है। हाँ ठीक तो है। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ही तो आएगा। यहाँ अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, ठीक। मतलब बात ये है कि जो बलून हम फुलाते हैं या जो भी हम करते हैं, जैसे यही 100 बबल फुला रहे हैं, तो हमारी एनर्जी जा रही है ना, वो एनर्जी स्टोर कहाँ हो रही है, वो मेम्ब्रेन बनाने में, ठीक है। तो जो हम मेम्ब्रेन बना रहे हैं उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, और वर्क कितना करना पड़ रहा है, टेंशन इनटू दिस, टेंशन इनटू दिस, टेंशन इनटू दिस। टी क्या है, सरफेस टेंशन, टेंशन इनटू एक्सपोज्ड एरिया, ये एनर्जी है, इसे हम सरफेस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? आगे से तो इस पे क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनता है सीधी एनर्जी पूछी जाती है, तो निकाल ही लोगे। तो इसके क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 1, फाइंड एनर्जी ऑफ सोप बबल ऑफ रेडियस 8 mm, जो हमने लिया था, और सरफेस टेंशन दे रखी है वही 75 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये दिया, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, एनर्जी T इंटू 8 पाई आर स्क्वायर, छाप देना, मजा आ जाएगा। एनर्जी काफी छोटी एनर्जी आती है। क्वेश्चन 2 ऐसे आ सकता है कि n ड्रॉप्स कोएलेस, मतलब मर्ज हो गई टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप। n ड्रॉप्स जिनकी रेडियस ये है मर्ज होके सिंगल ड्रॉप हो गई, फाइन।
एनर्जी लॉस या न्यू प्रेशर, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो पहले एनर्जी कितनी थी, n इंटू टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितनी है, T इंटू 4 पाई आर एन पे 1/3 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? टी चेंज नहीं हो जाएगा? टी तो लिक्विड की प्रॉपर्टी, वो तो सेम ही रहेगा ना। तो लॉस कितना हुआ, मिल गया? 4 पाई आर स्क्वायर n माइनस n पे 2/3। ऐसी क्वेश्चन हम चार्जेस में करते थे कि कंबाइन हो गए तो पोटेंशियल का लॉस कितना हुआ। तो इनिशियली एनर्जी लिखते थे, फाइनली लिखते थे, घटा देते थे। बस वहां फॉर्मूला q²/8πε0 r आता था। अब फॉर्मूला कुछ और है, क्योंकि यहाँ एनर्जी मेम्ब्रेन की वजह से। पक्का आ गया समझ में? आगे से ठीक है। तो ये अपना पूरा डिस्कशन था सरफेस टेंशन का। तो नोट्स में ये एनर्जी वाला चीज और अपडेट कर लेना, बस खत्म। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं काय पे, टेस्ट पे। सर इस टॉपिक के अलावा आपको टॉपिक बचा है जेईई मेन के लिए इम्पोर्टेंट? नहीं। ओके, यही था लास्ट। सर एक रिक्वेस्ट था कि आप ये जो हमने बीच में टॉपिक पढ़े हुए थे छोटे मोटे, तो उनका आप बस 1 घंटे के अंदर 10-10 मिनट का रिवीजन करा के 2-3 टॉपिक कवर कर लेंगे। क्या ये जो हमारे मैग्नेटिज्म वगैरह थे, तो सर क्या है कि इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा। देखता हूँ इन छोटे टॉपिक्स को, देखता हूँ, कल बनाऊंगा। ठीक है, तो कहाँ तक करा दिए थे मैंने? सर आपने अर्थ मैग्नेटिज्म और हमारा इसके फॉर्मूले बताने ना जी सर, बस फॉर्मूले कोई एक्सप्लेनेशन की ऐसी जरूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन बन जाए जैसे। सर EM वेव्स और अर्थ मैग्नेटिज्म वाले। हाँ सर, ये अर्थ मैग्नेटिज्म बता दीजिएगा, उसमें थोड़ा एनर्जी वाले टॉपिक थोड़ा मैग्नेट वाला थोड़ा सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा। हाँ सिर्फ सिर्फ फॉर्मूला, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा नहीं। कम्युनिकेशन तो अभी बताया, वैसे फिर भी बस क्वेश्चन में बता देना कि ये पूछेंगे तो ये लगाना है, ये पूछेंगे तो ये लगाना है, बस ऐसे कुछ ऐसे। ये तो फिर अरे यार क्वेश्चन ही बन जाए, अगर इससे 1 घंटे से बन जाते तो हम इसका क्यों पढ़ाते यार? मैग्नेटिक मटेरियल सर, तो सेमीकंडक्टर्स, ये सेमीकंडक्टर एक ही आता है उसमें क्वेश्चन, फॉरवर्ड बायस। वो तो ट्रांजिस्टर नहीं करना है सर। एक वो रिजॉल्विंग पावर में 1.22 का फैक्टर्स और दिए बुक्स में, वो आपने बताया नहीं था। अरे वो कहाँ आएगा यार, ये रटने वाली चीजें क्यों आएंगी ऐसे? ये पिछले साल आया था, स्पेसिफिकेशन आया था, इस साल ही आया था। 2 क्वेश्चन दिए। अरे यार क्या याद करोगे रे, पागल हो जाओगे। पढ़ा दे। 1.22 हो गया सर बस इसमें 1.22 कब और 0.66 कब लेते हैं, वो तो बहुत कंफ्यूजन होता है उसके अंदर। अरे 0.61 होता है वो, डायमीटर और डायमीटर लेते हैं तो ये रेडियस होता है। तो ये सोलर सेल का IV कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो क्वेश्चन बता दीजिए सर। चलो आ गया। थैंक यू सर। मैंने बताया था सोलर सेल का, तो वीडियो देखते हो, नोट्स नहीं बनाते खुद के? सोलर सेल का तो IV 4th क्वाड्रेंट में आता है। ये कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन? इधर आ ये आया हुआ है, उसमें उन्होंने 4 ग्राफ दे रखे थे, उन्हें पता नहीं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चले सर, बॉम्बे नहीं आना चाहिए क्यों? ये सही है कि नहीं है? ये अगर इधर जाएगा तो इसमें इधर जाएगा, इसमें इधर जाएगा, खत्म हो गया। फर्क ही नहीं पड़ता इमेज कहाँ है। मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल इज नेगेटिव फॉर मिरर्स, पॉजिटिव फॉर लेंसेस या सरफेसेस। तो 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई हुए, आंसर पॉजिटिव आ गया। तो जहां भी इमेज बने हमें उससे मतलब नहीं है। इमेज यहां बने, यहां बने, यहां बने, जाएगी राइट ही। पहली इमेज लेफ्ट जाएगी, दूसरी इमेज राइट जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन। ये सारी चीज गलत करोगे। क्वेश्चन 2। चले सर, 3 चले सर, 4 चले सर, 5 चले एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। वेरीफाई वेयर दैट 6 हो गया। चले सर, L इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट 7 चले सर। एक बार आप डिवीजन वाला फैक्टर बता दीजिए। चीट का रिपीटेड है रे। ये वाला ऑप्टिकल बता पाथ दो लेना ये। लैम्डा एयर, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। N1 से N2 और N3 से फर्क पड़ेगा।
तो इसने TN3 कवर किया, इसने TN2 कवर किया, तो डिफरेंस आया TN3 माइनस TN2 और ये n लैम्डा एयर के बराबर होना चाहिए अगर कंस्ट्रक्टिव चाहिए तो, लेकिन फेज डिफरेंस ही पूछा है, तो ऑप्टिकल पाथ ये है बाय लैम्डा एयर इनटू 2। अब लैम्डा एयर नहीं है ना वहाँ पे, लैम्डा मतलब सर ये हमेशा लैम्डा एयर रखना है ना। हाँ तो लैम्डा एयर निकाल लेंगे मीडियम, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा एयर बाय v1 छाप दो। ओके। वह हमेशा याद रखो ऑप्टिकल पाथ जब भी होगा तो हम लैम्डा एयर से कंपेयर करेंगे। ये चीज प्रूफ नहीं है ना। चलो 8th 9th चलो सर 9th हो गया, 10th हो गया, रिपीट हो गया। 10th कैसे रिपीट हो गया? बहुत बार हो गया, सारा क्वेश्चन था और रिपीट हो चुका। 11th हो गया, 12th हो गया सर। 12th हो गया, 13th 13th हो गया, डायमेंशन डायमेंशन 14 हो गया, हो गया। ये माइक बंद कर रहे, किसका आवाज आ रही है अजीब सी। 15 सर इसमें फ्लो कैसे होगा? कंटीन्यूअस फ्लो किसमें कैसे होगा? किस क्वेश्चन में? 15th वाले में। 2 water pipe diameter ये दिए are joined in series with the main supply rate of flow of water in P। क्या फर्क पड़ता है यार? रेट ऑफ फ्लो मतलब वॉल्यूम, A1 V1 V2 A1 V1 V2 क्या था? हाँ, अब देखते हैं क्या पूछा है, एक मिनट। P and Q having diameter ये, इसकी रेडियस क्या दी है R, इसकी रेडियस दी है 2R। मेन सप्लाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन P। रेट ऑफ फ्लो तो वॉल्यूम होता है ना? रेट ऑफ फ्लो तो वॉल्यूम होता है और क्या? वेलोसिटी ऑफ फ्लो होना चाहिए था। वेलोसिटी तो बराबर ही होगा। वेलोसिटी तो हाँ वो ऑप्शन में नहीं था। वेलोसिटी बराबर ना, वेलोसिटी मान वॉल्यूम तो सेम ही होगा। ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो पूछना था। हां सर रेट तो सेम ही होगा। A1 V1 तो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है ना, इसमें कंटिन्यूस कहाँ है? क्यों? जितना लिक्विड अंदर जाएगा उतना लिक्विड बाहर निकल गया। तो पूरा उसमें से तो भर भी नहीं पाएगा ना। कैसे होगा सर? क्या डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो लिक्विड? V1 बड़ा होगा, V2 छोटा होगा। तो तुम मान लो पानी इधर से बाहर निकल रहा है, इधर से अंदर आ रहा है, या वो कंटीन्यूअस तरीके से फैला होगा, कुछ पता नहीं कैसे हो। मैंने उल्टा माना था, बीच में ज्वाइंट ऐसा होगा ना। मेन सप्लाई से आ रहा है। मैंने क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया, सीरीज हटा के मान लिया कि इक्वल हो जा रहा है वेलोसिटी से, तो वॉल्यूम का रेशियो निकाल दिया। हां सर यही कर दिया था। रेट पूछा था तो गलत हो गया। 4 times that of Q। सर एग्जामिनेशन में कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना वेलोसिटी और इसका। मतलब होना तो सही चाहिए, नहीं समझ में आ रहा था इसीलिए हमने वेलोसिटी मान लिया, ऑप्शन से लगा कि वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम 1:1 होता तो हम वही लगाते। हां वही लगाते जी हाँ। तो मेरे को दिखा नहीं था तो मैंने मान लिया कि वो वेलोसिटी सेम होगी, एरिया का इनवर्स रेशियो कर दिया। वेलोसिटी सेम होगी वो तो तुमने गलत ही मान लिया ना। क्योंकि सर मेरे को 1:1 वाला ऑप्शन ही सीरीज दिखा लिखी है नहीं खेल रहा इसकी। चलो 16 यार ये बात चलो सर इसके कोई डायरेक्ट जुगाड़ थी? वैसे कैलकुलेशन तो सिंपल था। टाइम पीरियड, अरे टाइम पीरियड 2π/m/k होता है, काय में जोड़ रहे हैं तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t²। सीरीज में k 1 करके जुड़ते हैं तो टाइम पीरियड डायरेक्टली जुड़ेंगे। आया समझ में? अच्छा ओके। रेशियो से प्रोपोर्शनलिटी से। पैरेलल में अगर होता तो k डायरेक्ट जुड़ता है तो 1/t²। ओके सर आ गया समझ में? जी हाँ सर जी सर। चलो 17, ये कितना गंदा किया है। 17वां हो गया, धोखा हो गया। एक हॉलो एक सॉलिड है। पहले तो स्मूथ है तो ओमेगा ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ नहीं होगा तो ओमेगा सेम रहेगा, सीधे लीनियर मोमेंटम से सॉल्व करेंगे तो ये घूमता रहेगा, इसके पास वेलोसिटी v आ जाएगी, इसके पास आ जाएगी v/r। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, एक के पास प्योर रोटेशन ट्रांसलेशन। चीटिंग करी है इन्होंने, एक स्मूथ एक कोलिजन में ओमेगा कभी चेंज नहीं होगा। नहीं रफ होता तो ये फ्रिक्शन निकाल पाते क्या? निकाल पाते लेकिन अभी नहीं, एडवांस में निकाल पाएंगे। मैं सोच रहा था सर कि इसमें एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व कर दो, एनर्जी भी कंजर्व कर दो, मोमेंटम भी कंजर्व कर दो, तीन इक्वेशन मिल जाती फिर तो उससे। सर अगर नीचे फ्रिक्शन होता तो फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाते ना।
हाँ जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट तो कर लेते ना, क्योंकि स्मूथ लिखा है ना सर, वैसे भी स्मूथ लिखा है सरफेस देखो, और छोटे टाइम के लिए तो कर ही सकते हैं अगर फ्रिक्शन नॉन इम्पल्सिव है तो, ठीक है। हाँ तो ये बस ऐसा था, इसके पास ये, इसके पास ये, दोनों की एनर्जी K1 लिख लो, इसकी K2 लिख लो, बस ये पूछा था, ठीक। हाँ सर रेशियो की दिक्कत होगी। क्या इसके खुद के ही ट्रांसलेशन और रोटेशन का रेशियो पूछा है? हाँ सर क्योंकि वो तो रुक उसके जाएगा, पास तो खुद का था ही नहीं, ट्रांसलेशन पूरा ट्रांसफर हो गया। हाँ वही सर। हाँ तो हॉलो है ना, 3:2 का आंसर आ जाएगा। एक हॉलो एक सॉलिड है, वो दूसरे से तो फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता, उसके पास रोटेशन ये क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, जो फर्क पड़ेगा जी हॉलो है तो 3:2 वाला आंसर आ जाएगा। चलो 18 हो गया, हाँ 19 ओके सर, यस सर, चलो 20 हो गया चलो 21 हो गया सर, हो गया। हाँ मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। R क्रॉस ओमेगा लगा दो वेलोसिटी, नहीं उसमें एक सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी है ट्रायंगल के, क्रॉस, हाँ ठीक है, सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है, हाँ पॉइंट B हैज वेलोसिटी ये, एंड द प्लेट हैज एंगुलर वेलोसिटी इफ दिस, ओके B की वेलोसिटी दे रखी, तो इसकी वेलोसिटी 3i + 8j, प्लेट हैज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2k, x y z ओमेगा ऐसा है, किसकी वेलोसिटी निकालनी है, पॉइंट A की, तो A का पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r प्लस वेलोसिटी ऑफ, ये कैसा होता है, बी के अबाउट लिया है? अरे किसी के अबाउट ले लो, काइनेमेटिक्स है ना, इसमें सेंटर ऑफ मास का रोल थोड़ी है। ये नहीं चला सर बिल्कुल नहीं। सेंटर ऑफ मास का क्यों निकालोगे, मैंने वही निकाला, बॉडी है क्यों निकाला जबरदस्ती। ओमेगा कितना है 2k कैप, आर वेक्टर कितना है -i कैप, लेंथ कितनी है इसकी -2i प्लस 3i + 8j, ये बना, तो कितना बना k और i का प्रोडक्ट j, 3i + 4j आया 5 मीटर/सेकंड। हाँ तो क्या काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स, सेंटर मास का कोई रोल नहीं है, ये तो किसी के भी रिस्पेक्ट में लगा सकते हैं, वो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। ओके ये तो हम कभी भी लगा सकते हैं, ओमेगा बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट कांस्टेंट ही रहेगा, सेम ही होता है, और आर वेक्टर उसके रिस्पेक्ट का आर वेक्टर। ओके सर, ठीक है, मैं नंबर कितना सीएम से निकाला था, हाँ वो भी सही था, लेकिन हम डायरेक्ट गंदा गया था वो। जी सर, ये हो गया, टप्पा था, चलो ये हो गया, जी सर टप्पा था। 23 बड़ा गंदा गया था, पूरा डिफरेंशियल लिखनी थी, अच्छा नहीं गया था ये, पर कैलकुलेशन थी अच्छी, करने वाला नहीं था सर। When energy in inductor is equal to half the energy stored in capacitors, in capacitor को कर दो कंबाइन। सर कैसे? जैसे बताया था बीच में से, नहीं चार्ज ऑन चार्ज को C/2 भी कर लेगी, अच्छा ये बैटरी वाला, इसी को बैटरी वापस इसको दे दो, हाँ ओके, C/2 और V0। अब पूछा है एनर्जी इन इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो हमने ये मान लिया क्वेश्चन, ठीक है। इनिशियल एनर्जी फर्क नहीं पड़ेगा इससे, चार्ज फ्लोन सेम आएगा, बस चार्ज फ्लोन सेम आएगा, पूछा क्या गया है अब मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इससे चार्ज का फ्लो सेम आएगा, बस और कुछ फायदा नहीं होने वाला। इनिशियल एनर्जी सेम, ऐसे इनिशियल एनर्जी डिफरेंट नहीं हो जाएगी इससे? तो हो जाएगी, मैं कब मना कर रहा हूँ, इससे चार्ज फ्लोन सेम आएगा, मैं कह रहा हूँ ना, चार्ज फ्लोन पूछा है क्या? नहीं, उन्होंने ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर पूछा हुआ है, जब टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का आधा हमारा इसमें स्टोर हो इंडक्टर में। अरे यार नुकसान है, फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत बड़ा किया था डिफरेंस, क्योंकि यहाँ एनर्जी पूछ ली है, चार्ज फ्लोन पूछा होता तो हम बहुत जल्दी कर देते। एनर्जी में सर दिक्कतें क्या आ रही होंगी? अरे तो ये कंबाइन करने पे एनर्जी बदल जाती है ना सिस्टम की। अच्छा, एनर्जी डिफरेंशियल लिखनी पड़ रही, तो ये क्यू लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्यू लेके सॉल्व करना पड़ेगा। लिख के छोड़ दिया था फिर, हाँ बिल्कुल सही किया, लेकिन घर पे बनना चाहिए, आधा करके छोड़ा था। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, q²/2c cv0 - q का होल स्क्वायर /2c प्लस हाफ li² इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट बनेगा हाफ cv²।
दूसरी इक्वेशन यहाँ पे ड्रॉप, तो यहाँ से सी वी नॉट माइनस क्यू बाय सी बढ़ा, क्यू बाय सी घटा और एल डी आई बाय इक्वल टू 0 इक्वेशन थी। ठीक, यहीं से क्यू आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पहले में ही क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्योंकि क्या लिखा है कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ये टोटल का आधा है, तो ये जो हाफ एल आई स्क्वायर है ये आधा बचेगा, मतलब 1/4 सी वी स्क्वायर बनेगा। करंट तो ये डायरेक्ट मिल गया, क्योंकि दोनों कैपेसिटर की एनर्जी टोटल एनर्जी की आधी है, तो आधी इंडक्टर के पास है, तो करंट तो हमें सीधे मिल गया। करंट मिल गया मतलब क्यू की वैल्यू मिल गई, और क्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में छापनी पड़ेगी, तब जाके डी आई बाई डी टी मिलेगा। ठीक, सर इसी में एक चीज पूछनी थी, उस इंस्टेंट का नहीं दिया क्या है क्या? मतलब इनिशियल सॉल्व भी तो किया, ये देखो हमने कौन सा जादू से कर लिया। हाँ सर ये पूछना था कि ये उन्होंने उस इंस्टेंट का नहीं दिखाया क्या? मतलब अगर उस इंस्टेंट पे दोनों के मतलब कैपेसिटर्स की एनर्जी ई हो गई, तो इसके इंडक्टर की E/2 हो गई, तो 3/2 का सम जो इनिशियल एनर्जी, अरे इन दोनों की मिलके ई हो गई, इसकी ई हो गई, और ई और ई का समेशन ई नॉट है। नहीं, उस आधा लिखा है तो E/2 होगी ना इंडक्टर पे, तो क्यों? एनर्जी इन इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ द टोटल एनर्जी इन कैपेसिटर होगी ना। ओके, हो सकता है ऐसा हो, मैंने क्वेश्चन कुछ और दिया था। लो तो लेकिन शायद से उन्हें भी लेकिन ई मान के ही किया है, क्योंकि ये 3/2 करने पे रूट्स बड़े गंदे आ रहे थे उस क्वाड्रेटिक के, शायद से पता नहीं उन्होंने भी शायद ई लेकर के किया। नहीं उन्होंने तो उन्हें ये रहा उन्होंने यू है तो गंदे। एनर्जी वाली इक्वेशन कहाँ है? ये है, ये ऊपर है, 3 वही तो है, 2/3 तो लिया, सही तो है। ठीक है, फिर पता नहीं, देखो 2/3 तभी तो टर्म बनेगा। ये देखो u0/3 2u0 इनकी भी क्वाड्रेटिक बनी, सही लिया। हां ये सही है, तो q में क्वाड्रेटिक बनेगी। हां चलो 24 ओके, 25 हो गया, चलो 26। ये क्या था? ये बता दीजिए क्या था? ये मैंने इसको डायरेक्टली रॉड माना था ए का। गजनीज याद करो, इसका करंट कैरिंग वायर ऐसा है, तो इसका व्यू ऐसा दिखता है। बिल्कुल। इसका फील्ड लाइन कांस्टेंट आती, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं, स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ इज कट अलोंग, तो ये लेंथ हमने काट दिया है, तो इसका μ0 k/2 में से इसका कंट्रीब्यूशन हटा दो। मैंने इसको वायर मान लिया था, लॉन्ग वायर। तो इसको लॉन्ग वायर मान के हटा दो ना कंट्रीब्यूशन। पर ऐसा नहीं करना। लेकिन सुनो, तो ये हाइट और ये लेंथ अगर कंपेरेबल है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो शायद है कंपेरेबल, एक ही वैल्यू 2h/√3 नहीं, कंपेरेबल नहीं कर सकते ऐसे, तो हम इसका आंसर इंटीग्रेशन से निकालेंगे, इसका आंसर इंटीग्रेशन से निकाल के हटा देंगे। और ये थीटा समझ गए, थीटा करके इंटीग्रेट करते थे। जी सर। μ0 के tan थीटा कुछ आ जाता था, ये आ जाता था आंसर। तो टोटल आ गया μ0 k/2, इसमें से μ0 के tan थीटा घटा दो, थीटा एक तरफ का, ठीक है, और वही तो है, μ0 के थीटा आता है, शायद थीटा आता है, तभी तो π/2 टाइप का बनेगा। हाँ, कर लेना, मतलब इंटीग्रेशन करना है सीधी। इनने डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर, नहीं रिजल्ट याद करवा दिया इनने, इसका भी इनने कहा इसका भी याद कर लो, ऐसे क्या क्या याद करेंगे, नहीं इनने इसका आंसर सीधे बोल दिया, इसका आंसर ये आएगा μ0 k/π tan इनवर्स थीटा। नहीं ऐसे कुछ भी याद थोड़ी कर लेंगे। ओके 27 नहीं चला, मैंने तो छोड़ ही दिया था, इतनी बड़ी क्वेश्चन देख के छोड़ा था, समझदारी बड़ी लैंग्वेज देख के छोड़ दिया, लेकिन बाद में करना था। बाद में लेकिन sources S1 and S2 that emit the phase at wavelength and at same amplitude, a detector P is shown on x-axis that extends the phase difference phi between light arriving is measured, P moves x0 to infinity, results up to x0 are given on this way, the greatest value for which light। अरे वहां फर्जी क्वेश्चन है, अरे ये x मानो, पाथ डिफरेंस का फंक्शन निकाल दो। इनिशियली 3 लैम्डा है, ये 3 लैम्डा है,
तो ये 3 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एक्स, ये हमारा पाथ डिफरेंस का फंक्शन आ गया। समझ गए? तो बाय लैम्डा इनटू 2 पाई ये फेज डिफरेंस का फंक्शन है, और इसका ग्राफ बना के दिया है उन्होंने एक्स के साथ। पूरी एक ही काम की लाइन थी, लैम्डा इक्वल टू 400 को पढ़ना है, वो पढ़ लेते बस। एक ही लाइन लिख दो। ठीक, तो फर्जी था क्वेश्चन। हाँ वो हाँ, लंबा पढ़ जैसे लेना छोड़ चाहिए। दिया। ग्राफ लास्ट के जो हालांकि 4-5 फिर भी मिनट बचे थे, समझदारी दिखाई, पढ़ लेते। इतना बड़ा था तो छोड़ देना चाहिए था, वो सही। अब आधा टाइम पढ़ने जाता बचेगा तो तो आ ही ऊपर का आधा जाओगे। भूल जाता मैं। 28 ये तो टप्पा था। हाँ सही, चप्पा था। हाँ बहुत। फिर से लिख उधर दे दो। सर लेकिन इसमें एक छोटा सा था, इसमें 20.3025 ऐसे कुछ आ रहा था, मैंने शायद तन्वी को याद नहीं क्या लगाया था मैंने। आंसर पीछे दिया होगा ना। 20.3 आ रहा था सर। 20, हाँ 2.03 लिखा है। वो 10 का मल्टीप्लाई भी करना था। हाँ तो 20.03 20.3 सर ऐसा है तो 20.325 आ रहा था एग्जैक्टली। 2125 आया था सर। लो 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 लो, ये आंसर देना। हाँ सर। ठीक है, ओके। ये वाला बता दीजिए। ये वाला नहीं है। देखता हूँ। shows the communication the power output is 10 alpha milliwatt signal। हाँ इस कितना है बच्चे, इनपुट कितना है? मुझे इनपुट सिग्नल 1 मिलीवॉट, आउटपुट पावर 10 अल्फा मिलीवॉट, अल्फा पूछा है, आउटपुट ये है। ठीक है, लॉस है 2 डेसिबल पर किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर पे लॉस कितना हो गया? 10 डेसिबल का। गेन कितना हुआ? 10 डेसिबल का। तो 10 डेसिबल का गेन, अब याद करो 1 डेसिबल मतलब 10 डेसिबल मतलब 10 डेसिबल मतलब 10 टाइम्स। हाँ 10 टाइम्स। तो 10 डेसिबल का मतलब 10 गुना हो गया। ठीक है, और यहाँ 10 डेसिबल का ही लॉस हो गया, 10 का वापस लॉस हो गया ना, मतलब वो की वही बच गई। ओरिजिनल आ गई। हाँ तो ओरिजिनल आ गया। 20 डेसिबल का है तो नेट 20 डेसिबल का गेन है। 20 डेसिबल डेसिबल 10 मतलब टाइम्स 100 गुना, 20 डेसिबल मतलब 100 गुना, तो 1.01 का 100 गुना। वैसे 1 डेसिबल शायद 10 गुना होता था ना सर। 10 डेसिबल नहीं वो 10 भी आता था फॉर्मूले में, 10 लॉग 10 आता आता इसलिए। था ना। 20 डेसिबल मतलब 100 गुना। अब देखते हैं आंसर क्या है। तो 10 अल्फा पूछा है, 10 का तो 10.1 आंसर आ गया। सही तो, मतलब क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड था। देखो यहाँ इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, यहाँ 10 डेसिबल मतलब 10 आई नॉट, यहाँ वापस से 10 का लॉस तो यहाँ वापस आई नॉट, तो यहाँ 20 डेसिबल मतलब 100 आई नॉट। बस ये था क्वेश्चन, कोई साउंड वाउंड से किसी से लेना देना नहीं था। बस वो छोटी सी बात मैंने कही थी कि 10 डेसिबल मतलब 10 गुना, 20 डेसिबल मतलब 100 गुना, 30 डेसिबल मतलब 10 पे 3 टाइम्स। तो 10x डेसिबल means 10 to the power x times। क्लियर? ओके। चलो 30 हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है। हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड था। वो भी शीट का, वो सीट का ही तो शायद क्वेश्चन था। हाँ सीधा वही छाप दिया। शीट का सेम था। वैल्यूज भी बदली। सर वो रिकॉर्डिंग देखी थी, जला नहीं था हाफ डिफ्लेक्शन, वो बता दीजिए प्लीज। ये हाफ डिफ्लेक्शन है क्या? हाफ डिफ्लेक्शन ये था कि स्विच ओपन था तब इसका पे करंट आई जा रहा था, I1 जा रहा था। जब स्विच क्लोज कर दोगे तो इस पे करंट I/2 जाएगा बस। ओके, फर्दर तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर दें। हाँ लेकिन ये ध्यान रखना, इस I और इस I की वैल्यू, ये I निकालना पड़ेगा हमें। ये I कितना आएगा? E/R + RG आएगा, लेकिन ये I/2 आएगा E/R + RG + S इनटू रेशियो में बांटना पड़ेगा, इनवर्स रेशियो में। ये इसका करंट है, तो पहले का करंट हमने निकाला, ये मैंने I1 नाम दिया इसको। अब हमने ये I2 नाम दिया। हाफ डिफ्लेक्शन मतलब कि फाइनली जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो आधा हो गया, तो करंट आधा हो गया होगा। ये इक्वेशन छाप दो। 1/3 डिफ्लेक्शन होता 1/3 कर देते। ओके, इन्होंने सीधे रिजल्ट यूज कर लिया, अपन ऐसे करेंगे, रिजल्ट याद नहीं करेंगे। ओके सर, मतलब I2 हमारा उसके खुद के सर्किट का आधा नहीं होना चाहिए, I1 का आधा होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर, अरे रीडिंग किसकी ले रहे हो?
गैल्वेमीटर की। तो गैल्वेमीटर आधा डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब उससे जाने वाला करंट आधा हो गया, उससे आने वाला सर्किट से जाने वाला आधा नहीं हो गया। ओके थैंक यू सर। उससे जाने वाला करंट आधा हो गया सर। तो हाँ। इसमें अगर आधा करंट जा रहा है, नीचे वाले में भी आधा जाएगा, फिर तो उसके आर और सेम नहीं है नीचे सर? आधा क्यों जाएगा? नहीं, अगर इसमें टोटल करंट आ ही जा रहा है उसमें, अच्छा नहीं। ये टोटल कांस्टेंट क्यों मान लिया? हाँ नहीं ठीक है, समझ गए? इसका करंट निकालो सर्किट सॉल्व हाँ, करके, हाँ। इसका करंट निकालो सर्किट सॉल्व करके, और ये दोनों 1:2 में कर दो। हाँ समझ। हैज प्रूव्ड। ओके सर। सर सर बोलो। वो अभी क्वेश्चन आया था ना, एक हॉलो था एक सॉलिड था स्फीयर, हाँ उसमें अगर रफ होता तो ओमेगा ट्रांसफर हो जाता ना? बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो जाता क्वेश्चन, वो अभी नहीं कर पाओगे, इम्पल्स से सॉल्व होगा, 2 इम्पल्स मान के। ठीक है, और सर कोई? एक बार आप रिजॉल्विंग पावर का एक क्वेश्चन लेके वो 1.22 वाले टाइप के करा मैं देंगे। बता दूंगा, एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है, टेस्ट कर लेना उसमें वीडियो में। मैग्नेटिक It's मटेरियल compulsory for all the students of class 12th to give pre-board exam. ओ प्री बोर्ड एग्जाम कब से? 27 से सर, 27 से कैसे करेंगे? 27 से कुछ नहीं आता। टाइमिंग 11 से सर 11 सुनो, 26 तारीख को मैंने पेपर है। पूरे आपने नोट्स क्रिकेट बनवाए मैच का भी बोला कि कुछ नहीं आता। पहला फिजिक्स का ही है। पहला मैंने physics नोट्स पढ़ना तो बनवाए। पड़ेगा सर। ये सर आपने तो बनवाया, हम लोग तो सो रहे होंगे। हाँ तुम क्यों सो रहे होगे? पढ़ना पड़ेगा। पापियो 26 को पेपर है ना, 26 को बहुतों का। हाँ तो हाँ, पेपर तो की, शाम वो भी को है। इवनिंग को पेपर है के तो बाद फिर अपनी क्रिकेट कब खेलेंगे? 26 को भी इवनिंग को कब खेलेंगे तो सर? कैसे हाँ, पढ़ पाएंगे? 3 क्रिकेट घंटे की में पढ़ी है, खेल के आने के बाद। सर आप बस क्रिकेट की बता दें। क्रिकेट का 2800 कर मेरे दो। तो हो गया प्री बोर्ड दे लो रे। हमारे तो हो गए। सर हमारे अप्रैल में 2800 हमारे की अप्रैल प्री-बोर्ड में। नहीं। 27 को सर प्रॉमिस किया था 27 को क्रिकेट का। हाँ सर 28 को कर दो, 28 का कोई प्री-बोर्ड नहीं किसी का भी। हाँ सर चुप हो जाओ, 27 को ही होगा क्रिकेट। 27 को ही होगा प्री बोर्ड है, क्रिकेट प्री तो। बोर्ड, वाले प्री क्या बोर्ड करें? देना है सबको। हमारे नहीं है। हमारा सर नहीं अप्रैल में सर हमारे 1 तारीख से करवा ये दीजिए किसका सबका मैसेज है? प्री बोर्ड। संस्कार गार्डन का नहीं है संस्कार मैसेज? संस्कार का ही हाँ था। उन्हीं का है। हाँ तो बस 27 को देना है ना प्री बोर्ड। 27 को मुश्किल हो जाएगी क्यों मुश्किल हो जाएगी? नहीं तो दो अगर शिफ्ट, पड़ गया तो। एक से एक 27 तारीख से एक बच्चों की। तो 27 को ही वो मेरा डिपेंड करेगा बैचेस ना में किसका डिवाइड है। पड़ेगा। सर 26 को शाम